चलिए एक बार फिर आप सभी का स्वागत है कॉन्सेप्ट मस्ती में। दोस्तों आज एक बार फिर चर्चा करेंगे यूपी आरबी यूनल का प्रीवियस क्वेश्चन। साथियों ऑलरेडी चर्चा कर चुके हैं 60 क्वेश्चन तक। आज उससे आगे चर्चा करेंगे 61 से लेकर के 90 तक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट 61 नंबर देखिए। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, The material having very little malleability and ductility is known। साथियों ये कह रहा है कि किसी मटेरियल में जो है वेरी लिटिल मेलिबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण हो, यानी बहुत कम, किसी मटेरियल के अंदर बहुत कम मेलिएबिलिटी और डक्टिलिटी का गुण हो तो उसे हम क्या कहेंगे। साथियों ऐसे कंडीशन में किसी मटेरियल में अगर वो मेलिएबल भी नहीं है, उसके अंदर डक्टिलिटी भी नहीं है, तो उस मटेरियल को हम कह सकते हैं कि मटेरियल जो है ब्रिटल है, अर्थात भंगुर है। तो इसमें चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं। हाई स्पीड स्टील हैज़ टू बी फोर्ज्ड विच कलर इंडिकेट्स द मोस्ट सूटेबल फोर्जिंग टेम्परेचर। यानी हाई कार्बन स्टील को फोर्ज करने के लिए कौन सा कलर सूटेबल होता है, यानी कौन सा कलर आएगा तो उसका प्रॉपर टेम्परेचर होगा जिससे हम उसको फोर्ज कर सकते हैं। तो यही ये कह रहा है। तो देखिए इसमें ऑप्शन नंबर 4 सही, येलो। देखिए येलो कलर जो है फोर्जिंग में तब आता है जब टेम्परेचर लगभग 1100 से 1150 सेंटीग्रेड तक जाता है। ठीक है, तो दूसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा देखते हैं। धागा गेज किसकी जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। देखिए इसमें धागा गेज से मतलब है कि ये बात कर रहा है थ्रेड गेज की। थ्रेड गेज जिसे आप स्क्रू पेज गेज कहते हैं, पिच गेज कहते हैं, वही धागा गेज है। तो देखिए इसमें ऑप्शन के हिसाब से अगर देखें तो ये तीनों ऑप्शन बिल्कुल नहीं हो सकता, पहला दूसरा तीसरा ये सब। चौथा ऑप्शन भी बहुत सटीक नहीं है, लेकिन कुछ हद तक इसको सही माना जा सकता है, क्योंकि हमारा जो पिच गेज या थ्रेड गेज होता है वो थ्रेड का पिच चेक करता है। इस तरह से ये हमारा पिच है तो इसको ये चेक करता है। तो चौथा ऑप्शन कुछ हद तक इसमें सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इन लेथ लोवेस्ट स्पिंडल स्पीड इज रिक्वायर्ड इन। साथियों ये क्वेश्चन में कह रहा है लेथ में जो है स्पिंडल की कम स्पीड कब रिक्वायर होती है, यानी सबसे कम स्पीड पर लेथ मशीन को कब चलाया जाता है। देखिए पहला ऑप्शन है फिनिश टर्निंग, दूसरा टेपर टर्निंग, तीसरा थ्रेड टर्निंग, चौथा प्लेन टर्निंग। अब देखिए सबसे कम स्पीड जो है हम फिनिशिंग टर्निंग में भी नहीं रख सकते, ना तो टेपर में रख सकते, ना तो प्लेन में। सबसे कम स्पीड हम जो है थ्रेड में रखते हैं, थ्रेड कटिंग में। यहाँ टर्निंग लिखा हुआ है तो ये थ्रेड टर्निंग नहीं बल्कि थ्रेड कटिंग होता है। ठीक है, यानी थ्रेड काटते समय हम स्पीड बहुत लोअर रखते हैं। लोअर इसलिए रखते हैं कि अगर ज़्यादा स्पीड रहेगा तो उसका जो भी आप चूड़ी काट रहे हैं उसका क्रस्ट नहीं बनेगा, आपकी चूड़ी नहीं बनेगी सही से। स्पीड ज़्यादा होगी तो प्लेन करते हुए चला जाएगा, बिल्कुल जैसे टर्निंग के जैसा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 65। काले रंग के स्टील सिलेंडर में संग्रहित ऑक्सीजन गैस का दबाव कितना होता है। देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है। काले रंग का स्टील सिलेंडर यानी ऑक्सीजन सिलेंडर की बात कर रहा है, यानी ऑक्सीजन सिलेंडर को जब स्टोर करते हैं सिलेंडर में ऑक्सीजन गैस को, तो उसका प्रेशर कितना होता है, यानी दबाव, उसमें कितने दबाव के साथ उसको स्टोर करते हैं। तो देखिए दूसरा ऑप्शन है 12 से 15 MPa। MPa आपकी क्या है, मेगा पास्कल। प्रेशर की इकाई होती है मेगा पास्कल, वही आपकी यह है मेगा पास्कल इकाई। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में।
क्वेश्चन नंबर 66। इन लेथ मशीन जी मैकेनिज्म यूज्ड फॉर मैकेनिज्ड मोमेंट्स ऑफ द कैरेज इज नोन एज। देखिए क्या कह रहा है, लेथ मशीन में कौन सी मैकेनिज्म यूज की जाती है मोमेंट के लिए, मोमेंट ऑफ द कैरेज, कैरेज को मोमेंट कराने के लिए किस मैकेनिज्म का यूज करते हैं। देखिए कैरेज के सामने आपने देखा होगा इस तरह से पोर्शन होता है जिसमें आपके व्हील वगैरह लगे रहते हैं, और ऊपर हमारे यहाँ पे क्रॉस स्लाइड के ऊपर यहाँ पे कंपाउंड स्लाइड होता है। तो इस सामने हमारा ये एप्रन होता है, इसे हम बोलते हैं एप्रन। तो इसी एप्रन में सारी मैकेनिज्म होती है, यहीं से उसको हम मूवमेंट दे सकते हैं। याद देखिए जो व्हील है, इस व्हील को आप चलाएंगे तो ये आपका व्हील एक पूरा कैरेज को आगे पीछे करेगा, यानी इसी एप्रन से हम पूरे लेथ मशीन के कैरेज को मूवमेंट देते हैं। तो इसमें एप्रन ऑप्शन सही होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज टू होनिंग प्रोसेस। निम्न में से किसे यूज किया जाता है होनिंग प्रोसेस में। देखिए होनिंग प्रोसेस एक फिनिशिंग क्रिया है, इसमें हम एब्रेसिव स्टिक का यूज़ करते हैं। अब देखिए एब्रेसिव स्टिक क्या होता है, एक छड़ होती है जिसमें हम जो है ऊपर से इसके एब्रेसिव लगाते हैं, ठीक है। फिर एब्रेसिव आपने इस पर लगा दिया, इसके बाद स्टिक को जो है आप मशीन में लगा करके किसी भी जो आपकी फिनिशिंग कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन सही हुआ एब्रेसिव स्टिक। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 68। द कैरेज इज प्रोवाइडेड ऑन द लेथ टू, यानी कैरेज जो है लेथ पर क्यों प्रोवाइड किया जाता है, यानी कैरेज का काम क्या है। सीधा सीधा अगर बात करें तो ये बोला कैरेज का क्या फंक्शन क्या है, काम क्या है। तो देखिए कैरेज क्या करता है, होल्ड एंड गिव फीड टू दी कटिंग। पहला ऑप्शन देखिए इसमें, देखिए पहला ऑप्शन क्या कर रहा है, होल्ड एंड गिव फीड टू कटिंग टूल। देखिए कैरेज में क्या होता है, कंपाउंड स्लाइड के ऊपर टूल पोस्ट होता है, ठीक है। तो टूल पोस्ट में हम क्या करते हैं, टूल को बांधते हैं। तो हमारा कैरेज का काम है कि टूल को पकड़ेगा, जब टूल को पकड़ेगा फिर हम उसको क्रॉस स्लाइड के माध्यम से उसे फीड भी देंगे, ठीक है, तब जा कर के वो आगे कटिंग करेगा। तो पहला ऑप्शन सही होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 69 देखिए। लेथ मशीन में कार्यखंड पर पहले से ही मौजूद छिद्र को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। देखिए कार्यखंड मतलब कोई जाब, जैसे हमारे पास कोई जाब है, कोई हालो जाब हमारे पास, ठीक है, कोई हालो जाब इस तरह से है, यानी खोखला जाब है। तभी कह रहा है इसमें जो होल है, ऑलरेडी इसमें होल है, तो इस होल को बड़ा करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। यानी हम इस होल को बढ़ा करके हम इतना बड़ा करते हैं, यानी कुछ इतना बड़ा होल हमें करना है तो हम उसको क्या कहेंगे। यानी होल का डायमीटर हम बढ़ा दें अगर, किस से बढ़ाएंगे, उस प्रक्रिया को क्या बोलेंगे। देखिए होता क्या है, लेथ मशीन में बोरिंग टूल्स होते हैं जो यहाँ पे इसके इंटरनल डायमीटर को जो है काट करके बड़ा करते हैं, तो जिससे छोटा जो होल रहेगा वो बड़ा हो जाएगा। तो उस क्रिया को बोलेंगे बोरिंग ऑपरेशन, ठीक है, वो बोरिंग प्रक्रिया कहलाएगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए। विच कैलिपर इज यूज्ड फॉर क्विक सेटिंग। कौन सा कैलिपर क्विक सेटिंग माने तेज़ी से सेटिंग करने में इस्तेमाल करते हैं। देखिए तेज़ी सेटिंग का मतलब ये होता है कि ज़्यादा समय हम उसको ना लगा करके तुरंत उसको सेट करके अपना काम कर लें। तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन है स्प्रिंग जॉइंट कैलिपर। देखिए कैलिपर देखिए दो टाइप के होते हैं, एक होता है फर्म जॉइंट। फर्म जॉइंट क्या होता है, उसमें एक रिवेट लगी होती है इस तरह से, ठीक है।
तो यहाँ से ए रिपीट होती, फिर इसको हम यहाँ से एडजस्ट करते हैं आगे पीछे। तो लेकिन स्प्रिंग टाइप में क्या होता है, स्प्रिंग टाइप में यहाँ भी एक स्प्रिंग तो होती ही है, पिवट लगा होता है यहाँ पर, और यहाँ पे एक राड में जो है इसमें चूड़ी कटी रहेगी, और इससे जल्दी से इसको एडजस्ट कर पाते हैं क्योंकि राड है। यहाँ से हम इसको जो है अपने स्क्रू को घुमाएंगे, टाइट करेंगे राड को, ये जल्दी एडजस्ट हो जाता है। इसलिए इसमें जो है क्विक सिटिंग के लिए स्प्रिंग टाइप का इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, चलिए 71 क्वेश्चन नंबर। द मटेरियल वाइडली यूज्ड फॉर मेकिंग चेन्स, क्रेन हुक एंड स्टीम पाइप इज। देखिए कह रहा मटेरियल वाइडली यानी ज़्यादातर कौन सा मटेरियल यूज किया जाता है चैन बनाने के लिए, चैन, क्रेन हुक और स्टीम पाइप। तो किस मेटल का इस्तेमाल करते हैं ज़्यादातर? तो देखिए इसमें पहला ऑप्शन सही है, राट आयरन। अब देखिए रीज़न जान लीजिए राट आयरन क्यों होता है, क्योंकि राट आयरन के अंदर इसकी प्रॉपर्टी ये भी होता है कि मेलिएबल होता है, मेलिएबल के साथ साथ ही टफ भी होता है, इसके अंदर टफनेस का गुण होता है। तो जिससे देखिए चैन, क्रेन हुक क्या होता है, लोड लेता ही है, तो इसके अंदर टफनेस का गुण होने के कारण ये टूटने का डर नहीं रहता है। अब देखिए स्टीम पाइप भी बनाते हैं, स्टीम पाइप में इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि देखिए स्टीम में काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है, तो अगर किसी दूसरे मेटल की पाइप आप यूज करते हैं तो इतना ज़्यादा प्रेशर वो नहीं सह पाएगा। लेकिन राट आयरन में क्या है, टफनेस का गुण है, इसलिए पाइप कभी भी ब्लास्ट नहीं होगी। ठीक है, और देखिए चैन पर बात की गई, चैन में इस्तेमाल भी करते हैं। देखिए चैन भी किसी लिफ्टिंग अलायंस में यूज करते हैं, लिफ्टिंग जो हमारी लिफ्टिंग अलायंस होती है उसमें लगाते हैं चैन, तो यानी लोड को उठाती है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं टूटने का डर होता है, इसलिए उन चैन, क्रेन हुक और स्टीम पाइप आदि को राट आयरन से बनाते हैं, उसमें टूटने का खतरा नहीं रहता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 72 देखिए। वर्क पीस लाइक पाइप, फ्लैंजेज, पंप हाउसिंग, इंजन ब्लॉक्स आर ड्रिल इन। ये कह रहा है किसी वर्क पीस में जैसे पाइप, फ्लैंज हो गया, पंप हाउसिंग हो गया, इंजन ब्लॉक आदि को ड्रिल आप कैसे करेंगे। कोई वर्क पीस है, पंप हाउसिंग उसमें आपको लगाना है, इंजन ब्लॉक उन सब में ड्रिलिंग करना है, तो आप कैसे करेंगे। ठीक है, अब देखिए उसमें करने के लिए क्या होता है कि उसके लिए हमारे पास कई ड्रिलिंग मशीनों की आवश्यकता होती है। तो हम क्या करते हैं, हमारे पास एक मशीन होती है मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन। इसमें क्या होता है, बहुत सारे स्पिंडल्स होते हैं, है ना, लगभग आपको मिलेंगे 4 से 48 स्पिंडल, अलग अलग साइज़ के रहते हैं। तो इसमें हम अलग अलग साइज़ के फ्लैंज में कर लेंगे, पंप हाउसिंग में, इंजन ब्लॉक अलग अलग जहाँ भी जैसे रिक्वायरमेंट रहेगा वहाँ हम आसानी से मल्टी स्पिंडल ड्रिलिंग मशीन से वहाँ पे ड्रिलिंग कर लेंगे। ठीक है, अदरवाइज़ दूसरी कोई मशीन यूज करेंगे तो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा समय लगेगा। चलिए 73 नंबर क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आता रहता है ऐसा। तो देखिए इसमें क्या, इस आरेख में वर्नियर पैमाने V को मुख्य पैमाने S के विपरीत रखे हुए दिखाया गया है। वर्नियर रीडिंग क्या है, वर्नियर के सबसे छोटी संख्या 0.01 mm है। यानी देखिए अब इसका रीडिंग ये पूछ रहा है, इसका छोटी संख्या का मतलब ये पूछ रहा है कि इसका जो लिस्ट काउंट दिया हुआ है वो 0.0, लिस्ट काउंट इसका जो है 0.01 है। ठीक है, कि इसका लिस्ट काउंट जो है 0.01 है। अब इसका रीडिंग ये पूछ रहा है। ठीक है, तो अब देखिए रीडिंग कैसे देखते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे ऊपर कि हमारा यहाँ पे 3, ये देखिए ये 0 के सामने तक कितना हो गया हमारा 3। देखिए यहाँ तक तो ऑलरेडी हमारा 3 है, 3 आपने समझ गए। और फिर देखिए 3 तो हमारा ये खुला हुआ है, हमने 3 लिख लिया।
अब देखिए 3 के बाद यहाँ 0 तक 3 खाने हैं, ठीक है, 3 डिवीज़न यहाँ पे खुला हुआ है। तो वहाँ पे हम क्या कर लेंगे, क्योंकि एमएम में है ये 1 2 3 4 5 6 ऐसे, ठीक है। अब देखिए 3 यहाँ पे है, 3 के बाद यहाँ पे 10 तक पॉइंट में होगी, जैसे 3.1 3.2 3.4 ऐसे ऐसे। यहाँ आकर के आपका 4 हो जाएगा यहाँ पे। तो अभी देखिए यहाँ पे 0 तक हमारा कितना खुला है, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा 3 भाग खुला हुआ है, ठीक। अब इसके बाद हम वर्नियर स्केल को देखेंगे, वर्नियर स्केल का कौन सा भाग मेन स्केल से कोइंसाइड कर रहा है, ठीक है। अब तो अब यहाँ देखिए 0 से लेकर के देखिए यहाँ पे ये तीसरा वाला खाना ऊपर से देखिए तीसरा खाना नीचे वाले से देखिए मैच कर रहा है, यानी वर्नियर स्केल के 3 भाग तीसरा भाग क्या कर रहा है, मैच कर रहा है। अभी देखिए यहाँ ये इन्होंने बताया कि वर्नियर का सबसे छोटे भाग का मान 0.01 है, तो हम क्या करेंगे 0.01 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब देखिए कितना हो जाएगा 0.03। अब आप इसी में 0.03 को आप ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 3.33, ठीक है। ये देखिए तीसरा ऑप्शन सही होगा। चलिए एक बार और रिपीट करता हूँ एक बार। देखिए सबसे पहले हम मेन स्केल को देखेंगे, मेन स्केल हमारा कहाँ है, मेन स्केल देखिए यस वाला ये है आपका, देखिए सबसे पहले आप मेन स्केल को देखिए, मेन स्केल पहचानिए, मेन स्केल कौन सा है, ये हमारा क्या है, ये है मेन स्केल डिवीज़न, ठीक। और ऊपर जो है ये वाला है आपका वर्नियर स्केल, ठीक, क्लियर। अब देखिए सबसे पहले मेन स्केल को देखते हैं। देखिए यहाँ पे 3 दिख रहा है, यानी ये 3 एम तो पूरा खुला हुआ है। 3 के बाद आप यहाँ 0 वर्नियर स्केल से देखिए, आप नीचे से देखिए यहाँ तक का, यानी यहाँ तक देखिए 1 2 3, तो 3 भाग तो ऐसे खुला है, 3.3 तो ऐसे दिख रहा है। अब फिर हम वर्नियर स्केल में देखेंगे 0 से कौन सा मैच कर रहा है। अब देखिए ये वाला मैच कर रहा है ना, वर्नियर स्केल का तीसरा खाना मैच कर रहा है, यानी तो एक भाग का मान अगर इतना है तो 3 भाग का मान 0.03 होगा। तो इसको आप ऐड करेंगे तो आपका 3.33 mm आएगा। तो देखिए ये ऑप्शन आपको सही होगा, क्लियर हुआ होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74, देखिए क्वेश्चन नंबर 74 क्या कह रहा है, ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग प्रोसेस इज ए टाइप ऑफ, ये कह रहा है ऑक्सीजन एसिटिलीन गैस वेल्डिंग किस टाइप का प्रोसेस, ठीक। अब देखिए इसमें ऑप्शन है फ्यूजन वेल्डिंग, यानी फ्यूजन टाइप का ही हमारा ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। अब देखिए थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ, आपको समझ में आएगा। अब देखिए फ्यूजन में क्या होता है, फ्यूजन वेल्डिंग के अंतर्गत हमारी गैस वेल्डिंग आती है। तो फ्यूजन वेल्डिंग में क्या होता है, किसी भी मटेरियल को अगर वेल्ड करना है तो उसको हम क्या करते हैं, उसको गर्म करते हैं। सपोज ये हमारे पास 2 वर्क पीस है, तो इसको क्या करेंगे, सबसे पहले दोनों को गर्म करेंगे। गर्म करने के बाद इसके अंदर फिलर मटेरियल भर देते हैं, ठीक है, फिलर मटेरियल, ठीक है। तो हम इसी को फ्यूजन वेल्डिंग बोलते हैं, यानी किसी 2 वर्क पीस को हमने क्या किया, गर्म किया, फिर उसके अंदर उसको जोड़ने के लिए फिलर मेटल भर दिया, तो उसे हम बोलेंगे फ्यूजन वेल्डिंग। तो ऑक्सी एसिटिलीन भी उसी का फ्यूजन वेल्डिंग का ही एक भाग है, जिसमें क्या करते हैं, गैस वेल्डिंग करते समय दोनों मेटल के किनारे को गर्म करते हैं और बीच में उसमें फिलर मेटल भर देते हैं। तो ये चौथा ऑप्शन आपका सही होगा। चलिए 75 क्वेश्चन, विच ड्रिल प्रोड्यूस ब्रोकन चिप्स इंस्टेड ऑफ लॉन्ग कॉइल्स। देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि विच ड्रिल प्रोड्यूस, यानी कौन सा ड्रिल उत्पन्न करता है
यानी बनाता है ब्रोकन चिप्स, टूटी हुई चिप्स, इंस्टीड ऑफ लॉन्ग कॉयल। लॉन्ग कॉयल मतलब इंस्टीड ऑफ लॉन्ग कॉयल, यानी लंबी चिप्स के अलावा जो है, लॉन्ग कॉइल्स के अलावा कौन सी ड्रिल है जो ब्रोकन चिप्स बनाती है। अब देखिए एंगुलर ड्रिल, ऑयल होल ड्रिल, कोन ड्रिल। अब इसमें देखिए फ्लैट ड्रिल है। फ्लैट ड्रिल आपने देखा होगा, उसका कुछ इस तरह से 90 डिग्री में बना होता है। तो इससे जब भी हम ड्रिलिंग करते हैं तो हमारा जो चिप्स होता है वो खुरदरे यानी टूटे हुए रूप में निकलता है। लेकिन आप ट्विस्ट ड्रिल से करेंगे तो कभी भी खुरदरा नहीं निकलता, वो आपका स्पाइरल निकलता है। तो हमारी जो फ्लैट ड्रिल होती है जिनका कोण 90 डिग्री होता है, इससे जब भी ड्रिलिंग किया जाता है तब वो हमारे चिप्स टुकड़े टुकड़े में यानी ब्रोकन चिप्स निकलते हैं। तो देखिए तीसरा ऑप्शन है, दूसरा ऑप्शन सही होगा, फ्लैट ड्रिल। चलिए क्वेश्चन नंबर 76, जहाँ बिजली उपलब्ध नहीं है वहाँ छिद्र बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी ड्रिलिंग मशीन प्रयोग की जाती है। देखिए बहुत ही हाईलाइटेड क्वेश्चन है, एग्ज़ाम में अक्सर आता रहता है कि जहाँ पे बिजली ना हो वहाँ पे अगर हमें ड्रिलिंग करनी है, होल बनाने हैं, तो किस ड्रिलिंग मशीन का प्रयोग करेंगे। देखिए पहला ऑप्शन है रैचेट ड्रिलिंग मशीन, दूसरा है पिलेट टाइप, तीसरा रेडियल ड्रिलिंग मशीन, बेंच ड्रिलिंग मशीन। तो देखिए रैचेट ड्रिलिंग मशीन जो है इसका इस्तेमाल करते हैं, क्योंकि इसमें हमें इलेक्ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। इसमें लीवर्स होते हैं, ठीक है, फिर हम क्या करते हैं, लीवर्स को घुमाते हैं, यहाँ पे ड्रिलिंग आराम से हो जाता है। इसके अंदर आपके इस तरह लीवर लगा रहेगा, इसको घुमाएंगे तो ये बिना बिजली का भी ड्रिलिंग कर सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 77, विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ नॉट द पार्ट ऑफ कॉम्बिनेशन सेट। देखिए कह रहा हमारे पास कॉम्बिनेशन सेट होते हैं, उसमें कौन सा पार्ट नहीं है। तो कॉम्बिनेशन सेट देखिए एक मार्किंग टूल है, ठीक है, मार्किंग के साथ साथ चेकिंग टूल भी है, क्योंकि इससे आप मार्किंग कर सकते हैं, एंगल चेक कर सकते हैं, ठीक है। तो ये पूछ रहा कौन से पार्ट नहीं है। देखिए जनरली कॉम्बिनेशन सेट में जो है बीच में एंगल मापने के लिए यहाँ पे देखिए प्रोटेक्टर हेड होते हैं। अब एक तरफ हमारा स्क्वायर हेड होता है, ठीक है, अब एक तरफ सेंटर हेड भी होता है, ठीक। तो तीनों ऑप्शन तो देखिए इसमें सही है, तीनों इसके होते हैं, बीच में प्रोटेक्टर हेड जिससे एंगल लेते हैं, ठीक है। अब एक तरफ सेंटर हेड होता है जिससे आप सेंटर वगैरह निकाल सकते हैं, इस तरह से होता है बिल्कुल ये ऐसे, ठीक है। ये स्क्वायर हेड में क्या 145 एक 90 होता है, लेकिन इसमें स्टॉक नहीं होता है। कॉम्बिनेशन सेट में जो है स्टॉक नहीं होता है, तो कॉम्बिनेशन सेट का स्टॉक पार्ट नहीं है। चलिए क्वेश्चन नंबर 78, टफनेस ऑफ मटेरियल मेनली डिपेंड ऑन। किसी भी मटेरियल की टफनेस मुख्यतः किस पे डिपेंड करता है। कोई मटेरियल टफनेस कब होगा यही पूछ रहा है। देखिए पहला ऑप्शन है हार्डनेस, दूसरा कंडक्टिविटी, तीसरा टेंसाइल स्ट्रेंथ एंड डक्टिलिटी। देखिए कोई भी मटेरियल टफनेस तब कहलाएगा जब उसके अंदर क्या होगा, टेंसाइल स्ट्रेंथ यानी कुछ खिंचाव की शक्ति हो, यानी उसको हम थोड़ा बहुत प्रेस करें या दबाव डालें उसमें फोर्स के साथ, तो हल्का फुल्का उसमें क्या हो, टेंसाइल हो यानी तनाव उत्पन्न हो, और डक्टिलिटी यानी खिंचाव हल्का सा हो। अगर थोड़ा बहुत वेरिएशन उसमें होता है वो सह लेता है उस चीज़ को, तो हम कहेंगे कि ये जो है इसके अंदर टफनेस का गुण है। और जिस मटेरियल के अंदर टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी का गुण होगा, समझिए वही टफनेस मटेरियल कहलाएगा, वही टफ मटेरियल कहलाएगा। जैसे एग्जाम का तौर आप देख लीजिए, राट आयरन के अंदर टफनेस होता है, ठीक, क्योंकि इसकी टेंसाइल स्ट्रेंथ और डक्टिलिटी दोनों गुण पाए जाते हैं।
चलिए क्वेश्चन नंबर 79, केंद्र छिद्रक का बिंदु कोण कितना होता है, यानी सेंटर पंच की बात कर रहा है। सेंटर पंच पॉइंट एंगल कितना होता है। देखिए सेंटर पंच कुछ इस टाइप का होता है, ठीक है। तो इस सेंटर पंच का एंगल ये पूछ रहा है कि एंगल कितना होता है। तो यही वाला एंगल पूछ रहा है, आगे इसके जो पॉइंट होते हैं यहाँ पे एंगल कितना। तो देखिए इसका एंगल होता है 90, ठीक है। तो इसका एंगल क्या होता है 90। चलिए क्वेश्चन नंबर 80 देखिए, द रेंज ऑफ फोर्जिंग टेम्परेचर ऑफ हाई कार्बन स्टील इज। देखिए ये कह रहा है कि हाई कार्बन स्टील का टेम्परेचर, फोर्जिंग टेम्परेचर कितना होता है, यही पूछ रहा है। देखिए 1100 से 1150। देखिए ऑलरेडी मैंने एक बार पिछले क्वेश्चन भी चर्चा किए थे, शायद हाई स्पीड स्टील था उसमें, तो उसका मैंने टेम्परेचर आपको 1100 से 1150 बताया था। तो उसका शायद जनरली मुझे 1050 सेंटीग्रेड ही होता है, ठीक है। ये आपका हाई कार्बन स्टील का है, 1100 से 1150 सेंटीग्रेड, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग मशीन विल बी यूज्ड टू परफॉर्म द ऑपरेशन लाइक ड्रिलिंग, रीमिंग एंड टाइपिंग ऑन ए सिंगल जॉब। देखिए कह रहा है किसी जॉब में जो है हमें ड्रिलिंग भी करना हो, रीमिंग करना हो, टाइपिंग करना हो किसी एक जॉब में, तो हम उसके लिए क्या करें, उसके लिए किस ड्रिलिंग मशीन का उपयोग कर सकते हैं। इसमें देखिए ऑप्शन के हिसाब से देखें, पहला सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन। तो सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन देखिए आपको ड्रिलिंग कर रहा है तो ड्रिलिंग ही करेगा, रीमिंग कर रहा है तो रीमिंग ही करेगा, ठीक है। टाइपिंग कर रहा तो टाइपिंग ही करेगा। टाइपिंग वैसे आप कर नहीं सकते सेंसिटिव ड्रिलिंग मशीन में, रेडियल मशीन में कर सकते हैं क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज भी घूमती है। तो देखिए जो गैंग, चौथा ऑप्शन सही है इसमें। तो जो गैंग ड्रिलिंग मशीन होती है तो इसमें क्या होती है, अलग अलग इसकी मोटरें होती हैं, 2 से 8 स्पिंडल इसमें होंगे, अलग अलग मोटर रहेगा। तो आप इसमें जो है किसी जॉब को, सपोज इसमें आप ड्रिलिंग की कर रहे हैं, इसमें रीमिंग कर लीजिए, इसमें टाइपिंग कर लीजिए, तो अलग अलग इस तरह से गैंग ड्रिल मशीन होती है, अलग अलग उसके मोटर होते हैं, अलग अलग स्पिंडल होते हैं। तो एक साथ आप कई ऑपरेशन कर सकते हैं। यहाँ आप ड्रिलिंग किया, यहाँ पे आपने रीमिंग कर लिया, यहाँ पे आप टाइपिंग कर लिए, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 82, deoxyacetylene gas used in gas welding and maximum flame temperature occurs। यानी ऑक्सीजन गैस यूज करते हैं तो उसमें मैक्सिमम फ्लेम टेम्परेचर कहाँ पर होता है, कहाँ पे हम प्राप्त करते हैं। तो देखिए थोड़ा मैं आपको डायग्राम से समझाता हूँ। देखिए इसकी फ्लेम कुछ ऐसी ऐसी आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो इस तरह से फ्लेम होती है। देखिए आउटर, इसको आप आउटर बोलते हैं, ठीक है। ये आपका मिडल, इंटरमीडिएट भी कोन भी बोलते हैं, आउटर कोन, इंटरमीडिएट कोन, ठीक है। ये आपका इनर कोन। तो इनर, जब भी यहाँ से फ्लेम शुरू होती है तो सबसे ज़्यादा टेम्परेचर इनर कोन पे ही होता है। उसके बाद आपका इंटरमीडिएट पे आता है, सबसे कम यहाँ बाहरी कोन पे होता है, ठीक है। वही ये पूछ रहा है कि ऑक्सीजन गैस वेल्डिंग मैक्सिमम टेम्परेचर कहाँ पे होता है, तो होता है आपका इनर कोन पे, ठीक है।
चलिए आगे बढ़ते हैं। फॉर यूज इन ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग ऑक्सीजन इज रेड्यूस बाई। देखिए ऑक्सीजन गैस बिल्डिंग में ऑक्सीजन कैसे प्रोड्यूस करते हैं, यानी कैसे बनाते हैं ऑक्सीजन। देखिए ऑक्सीजन बनाने के लिए इसमें क्या है, लिक्विफिकेशन ऑफ एयर। देखिए दूसरा ऑप्शन सही है। देखिए लिक्विफिकेशन मीन्स लिक्विफिकेशन ऑफ एयर, इसमें क्या होता है कि हवा को कंप्रेस करते हैं, तो उसका एक पूरा एक प्रोसेस होता है, उसके थ्रू ऑक्सीजन को बनाया जाता है। तो इसमें दूसरा ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है। देखिए क्वेश्चन नंबर 84, टू पैरेलल शाफ्ट कैन बी कनेक्टेड बाई, यानी दो समांतर शाफ्टें किस प्रकार कनेक्टेड हो सकती हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए क्रॉस हेलिकल गियर, बेवल गियर, स्ट्रेट एंड स्ट्रेट स्पर गियर, स्पाइरल गियर। तो देखिए सभी गियर देखिए अलग अलग गियर, अलग अलग उनका काम होता है, लेकिन तीसरा ऑप्शन में देखिए दिया स्ट्रेट स्पर गियर। तो देखिए एक बात कर रहा है टू पैरेलल शाफ्ट, पैरेलल मतलब समांतर, एक दूसरे के समांतर दो शाफ्ट हों, तो उनको हम कैसे कनेक्ट कर सकते हैं, किस गियर से। तो देखिए ये स्पर गियर से ही पॉसिबल है, क्योंकि ये बिल्कुल इसके दांते जो है स्ट्रेट होते हैं 180 डिग्री पे। अब यहाँ से हम गियर को लगा के आराम से पैरेलल शाफ्ट को कनेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, अनोदर नेम फॉर द प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग इज। ये कह रहा है कि सोल्डरिंग प्रोसेस का कोई दूसरा नाम जो है क्या है। अनदर नेम फॉर प्रोसेस ऑफ सोल्डरिंग, सोल्डरिंग विधि का दूसरा नाम क्या है। देखिए सोल्डरिंग को हम सॉफ्ट सोल्डरिंग भी कह सकते हैं, है ना, बेल्ट सोल्डरिंग, वाइट सोल्डरिंग। देखिए इसमें सटीक ऑप्शन जो है आपका चौथा रहेगा, सॉफ्ट सोल्डरिंग। सोल्डरिंग को सॉफ्ट सोल्डरिंग भी कह सकते हैं। अब देखिए हार्ड सोल्डरिंग है, हार्ड सोल्डरिंग आप नहीं कह सकते, क्योंकि हार्ड सोल्डरिंग को हम ब्रेजिंग कहते हैं। ठीक है, तो चौथा ऑप्शन कुछ हद तक सही माना जा सकता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 86 देखिए, द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड द कटिंग लिप्स इज कॉल्ड। देखिए बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। द रिलीफ एंगल गिवन बिहाइंड कटिंग लिप्स, यानी कटिंग लिप्स के पीछे जो एंगल दिया जाता है रिलीफ एंगल, उससे हम क्या कहते हैं। देखिए अक्सर ये एंगल जो है ये एंगल आपको मिलेगा ड्रिल में जो है, ड्रिल बिट में। ठीक है, तो हमारा जो कटिंग लिप्स होता है, यहाँ पे देखिए कटिंग लिप्स होता है, तो इसके पीछे एक एंगल दिया जाता है, जस्ट पीछे, जिससे हम क्या बोलते हैं, यहाँ बीच में यही लिप क्लियरेंस एंगल होता है। ठीक है, जो क्लियरेंस प्रोवाइड करता है। इसमें पहला ऑप्शन सही होगा, ये रिलीफ एंगल होता है। ठीक है, क्या करता है, पॉइंट को फ्रिक्शन से बचाता है। ठीक, चलिए क्वेश्चन नंबर 87 देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज ए फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ मेटल। निम्न में से कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी है किसी धातु के, निम्न में से कौन सा फिजिकल प्रॉपर्टी, यानी देखिए इलास्टिसिटी, ब्रिटलनेस। ठीक है, ये सब इसके मैकेनिकल प्रॉपर्टी है। लेकिन आपका तीसरा ऑप्शन देखिए डेंसिटी, डेंसिटी मतलब घनत्व। तो घनत्व किसी मेटल का क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी है। घनत्व हो गया, कलर हो गया, ये सब क्या होते हैं, फिजिकल प्रॉपर्टी में आते हैं। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 88 में देखिए, इन फ्लैंज कपलिंग द लेंथ ऑफ हब इज टेकन एज, यानी फ्लैंज कपलिंग में लेंथ ऑफ हब की लंबाई लिया जाता है। देखिए आप फ्लैंज कपलिंग देखिए कुछ इस टाइप का बना होता है। देखिए एक तरफ तो बड़ा सा होता है, एक तरफ सा आपका छोटा सा। देखिए इस तरह से दो फ्लैंज होते हैं, आपस में इनको हम जोड़ते हैं। तो देखिए जनरली इसी की यही हब होता है आपका,
इसी की बात कर रहा है। तो अक्सर हम इसको 2D रखते हैं और ये जो ये बड़ा सा भाग होता है इसको हम 4D रखते हैं, ठीक है। ये छोटा वाला यही हब है आपका। तो जनरली ऐसे 2D होता है, लेकिन आपको 1.5D कहीं कहीं मिलेगा, तो 1.5D सही, 5D भी सही माना जाता है। देखिए इसी की बात कर रहा है, ठीक है। इधर आप 1.5D मान लीजिए होता है, ये आपका 4D होता है, ठीक है। ये आपका 4D रहेगा, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 89 देखिए। ए ड्रिफ्ट इज यूज्ड फॉर, यानी ड्रिफ्ट किसके लिए प्रयोग किया जाता है, किस लिए प्रयोग किया जाता है, ठीक। तो देखिए ड्रिफ्ट क्या होता है। ड्रिफ्ट ड्रिलिंग मशीन में होता है। तो ड्रिल बिट जब हम लगाते हैं तो उसको निकालने के लिए हमारे पास एक औजार होता है इस तरह से। क्या होता है, टेपर होता है, ठीक है, इस तरह से। फिर जैसे ड्रिल बिट को निकालना हो तो उसलिए यूज़ करते हैं। देखिए चौथा ऑप्शन, रिमूविंग द ड्रिल फ्रॉम मशीन स्पिंडल, यानी मशीन स्पिंडल में इसको हम डाल देते हैं, हैमरिंग कर देते हैं तो हमारा ड्रिल बिट निकल जाता है। इस तरह टेपर भाग होता है उसमें। और टेपर एंगल देखिए 8 डिग्री 19 मिनट का इसके अंदर टेपरनेस होती है, ठीक है। चलिए आज का लास्ट क्वेश्चन है, मेलिएबल कास्ट आयरन इज प्रिफेयर्ड फॉर, यानी मेलिएबल कास्ट आयरन किस लिए इस्तेमाल करते हैं। पाइप फिटिंग लाइक एल्बो, टी यूनियन ETC। देखिए मेलिएबल कास्ट आयरन जो है उससे हम एल्बो बना सकते हैं, यूनियन बना सकते हैं, टी बना सकते हैं, यानी पाइप फिटिंग में जितने भी आपके आते हैं, जैसे एल्बो हो गया, टी यूनियन, ये सब आप मेलिएबल कास्ट आयरन के बना सकते हैं। क्योंकि देखिए ये सस्ते भी होते हैं, सस्ते होने के साथ साथ ये टिकाऊ भी होते हैं, ठीक है। इसलिए मेलिएबल कास्ट आयरन जो है